बिलियनेयर सीक्रेट मैरिज पार्ट 1। मुंबई शहर गर्मियों का मौसम था। सड़कों पर सारी गाड़ियां चल रही थी। मुंबई शहर के एक घर के पास सुबह का समय था। पंछियों की आवाज खिड़कियों से आ रही थी और उन्हीं में से एक घर के अंदर मुंबई शहर के एक आलीशान घर में एक लड़की सो रही थी। तभी उसकी आंखें खुलती है। उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है और चिल्लाकर रहती है, आर्यन आई लव यू एंड आई रियली मिस यू, वेयर आर यू। इतना कहकर अपनी आंखें खोलता है और अपनी तेज आंखों से अपने चारों तरफ अपनी नजरों को दौड़ाता है और वह देखी है कि उसके कमरे में कोई है तो वह अपनी बिस्तर से खड़ी हो जाती है और भागकर उसे लड़की को गले लगाकर कहती है, गुड मॉर्निंग तनुदी। तब वह लड़की रहती है, गुड मॉर्निंग अनिका, जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ, आज तुम्हें कॉलेज भी तो जाना है। इतना कहकर तनु वहां से चली जाती है। अनिका जल्दी से तैयार होकर नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पर आकर बैठ जाती है और जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट कर कॉलेज के लिए चली जाती है। मुंबई यूनिवर्सिटी मुंबई शहर का सबसे बड़ा कॉलेज था। अनिका कॉलेज के अंदर पहुंचकर अपनी क्लास में चली जाती है। तभी अनिका के पास उसकी दोस्त मोनिका उसके पास आकर रहती है, तूने कुछ सोचा आज पार्टी के बारे में? हम सब पार्टी के लिए मुंबई के सबसे बड़े होटल में जा रहे हैं। अगर तुम तैयार हो तो क्लास खत्म हो जाने के बाद चलते हैं। अनिका हाँ में सर हिला देती है और अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में क्लास शुरू होती है। पूरे दिन क्लास अटेंड करने के बाद अनिका कॉलेज से बाहर खड़ी होती है। तभी उसके पास उसकी दोस्त मोनिका जाकर रहती है, भूल गई क्या? सुबह मैंने कहा था हम आज पार्टी में जा रहे हैं और तुम अभी चलने वाली हो। इतना कहकर उसे अपने साथ ले जाकर उसे पार्टी में जाने के लिए तैयार करती है। अनिका तैयार हो जाने के बाद किसी फरिश्ते से काम नहीं लग रही थी। उसका चेहरा बहुत ज्यादा गला कर रहा था। बिना मेकअप के भी वो काफी सुंदर लग रही थी। थोड़ी देर बाद मोनिका उसके चेहरे का मेकअप करती है। मेकअप हो जाने के बाद मोनिका उसे अपने साथ मुंबई के सबसे बड़े होटल में ले जाती है। अनिका तैयार होने के बाद काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। होटल बाहर से देखने में काफी आलीशान था। उसे देखकर बताया जा सकता था कि वह होटल काफी पुराना है, मगर उसे होटल का नाम उतना ही ऊंचा है। उसे होटल के अंदर पहुंच मोनिका अनिका को अपने साथ एक रूम के अंदर ले जाती है। रूम के अंदर पहुंचकर वहां पर अपने क्लास के बहुत सारी गर्ल्स एंड बॉयज थे। सभी पार्टी में बिजी थे। अनिका अंदर जाकर रूम को एक बार चारों तरफ देखती है। उसके बाद एक लंबी गहरी सांस लेती है और अपने मन में ही रहती है, इसमें तो सारी हमारी क्लास की लड़कियां ही है। अच्छा हुआ, इतना कहकर अपने आप को काउंटडाउन करती है। मोनिका देखने में काफी सुंदर थी। वो अनिका की तरफ देख कर कहती है, अब यहाँ पर क्या खड़ी है, अंदर चल, गर्ल्स को ज्वाइन करते हैं। इतना कहकर अनिका को खींचकर मोनिका उसे हॉल के बीचों बीच ले जाती है। तभी उनके पास एक लड़का आता है जिसका नाम रोहन था। रोहन अनिका के पास आकर कहता है, अनिका तुम पहली बार कॉलेज की किसी ऐसी पार्टी में आई हो, इस बात पर ड्रिंक करना तो बनता है। इतना कहकर अपने हाथ में लिए ड्रिंक को अनिका की तरफ बढ़ा देता है। अनिका पहले तो वह ड्रिंक नहीं लेती, मगर कुछ सोचने के बाद वह ड्रिंक ले लेती है। अनिका ड्रिंक लेने के बाद उसे ड्रिंक को पीती है। कुछ देर अपने दोस्तों के साथ उसे पार्टी को एंजॉय कर लेने के बाद अनिका अपने दोस्त को अलविदा कह
देखकर अपने घर के लिए उसे रूम से बाहर निकलती है। ज्यादा पी लेने के कारण वह ध्यान नहीं देती कि वो कहाँ जा रही है और गलती से वो गलत रूम में चली जाती है। उसे रूम में शायद दो लोग आपस में बात कर रहे थे, तभी उनमें से एक आदमी अपने पास बैठे आदमी की तरफ देखकर उसे कहता है, आर्यन, हमारे रूम में शायद गलती से कोई आ गया है। इतना कहकर दरवाजे की तरफ इशारा करता है। वही किसी जरूरी मीटिंग में द लैपटॉप पर उनकी कोई जरूरी मीटिंग चल रही थी। लैपटॉप के सामने एक सख्त पर्सनैलिटी वाला आदमी बैठा हुआ था। वो उसे मीटिंग को अटेंड कर रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद वह लैपटॉप से अपनी नजरें हटाकर उसे के दोस्त ने जिस दिशा की तरफ इशारा करके बोला होता है उसे दिशा में देखने लगता है। उसकी आंखों में कोई इमोशंस नहीं थे। उसका चेहरा इमोशनलेस लग रहा था। उसकी आंखें काली गहरी थी, मानो उन्हें कहीं राज दफन हो जो सिर्फ अपने अंदर रखना चाह रहा हो। वह आदमी उसे दिशा में देखने लगता है और जब वह उसे दिशा में देखा है तो उसके मुंह से हल्के स्वर में आवाज निकलती है, अनिका। ये नाम सुनकर पास में बैठा उसका दोस्त कहता, अनिका यहाँ पर। आर्यन अपने ठंडा लहजे के साथ कहता है, हाथ दक्ष शायद गलती से आ गई होगी। ड्रिंक के ज्यादा नशे में होने के कारण अनिका उसे कमरे में आकर उसे किंग साइज बेड पर सो जाती है। उसे लगता है कि ये उसका कमरा है और वह अपने घर पहुंच चुकी है, इसलिए आराम से जाकर अपने बिस्तर पर सो जाती है। उसे यूं बेवफा होकर उसे कमरे में आता देख दक्ष आश्चर्यचकित रह जाता है और कहता है, आर्यन, मुझे लगता है इसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया है कि इसे ये भी होश नहीं कि यह किसके कमरे में आ गई है। आर्यन अपने लैपटॉप को साइड रखकर अपने दोस्त की तरफ देखकर कहता है, पता करो ये किस खुशी में आज इतना ड्रिंक करके आई है कि इस होश भी नहीं है कि यह किसके रूम में है। इतना कहकर अपनी जगह से खड़ा होता है और अनिका के पास आकर के उसके चेहरे को देखकर कहता है, 5 साल लगा दिए मैंने तुम्हें ढूंढने में और आज तुम अचानक से मेरी आंखों के सामने यूं आई हो। यह कोई इत्तेफाक नहीं। भाग 2। बिस्तर पर लेटी अनिका गहरी नींद में थी, मगर उसके बगल में बैठा इंसान उसे बड़ी ही बारीकी के साथ देख रहा था, मानो वह जानना चाहता हो कि तुम यहाँ पर कैसे हो। उसके पास में खड़ा उसका दोस्त दक्ष मुस्कुराते हुए कहता है, आर्यन, 5 साल लगा दिए तूने इस लड़की को ढूंढने में, मगर तुझे इस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन आज जब तुम अचानक से इंडिया आए अपनी मीटिंग के सिलसिले में, तब तुझे ये लड़की फिर से मिलती है। ये लड़की हर बार तुझे अचानक ही मिलती है। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगता है। आर्यन ठंडा लहजे के साथ दक्ष से कहता है, तुम्हें दूसरी मीटिंग अटेंड करनी है तो तुम यहाँ से जा सकते हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से बिजनेस में कुछ लॉस हो। इतना सुनते ही दक्ष कहता है, आर्यन, वह मीटिंग इतनी भी जरूरी नहीं है और तुम्हें उस बिजनेस में कहाँ लॉस होगा। फिर मुस्कुराते हुए कहता है, ये बोलो कि तुम्हें अनिका के साथ कुछ समय अकेले रहना है। इतनी सिंपल सी बात भी बोल सकते थे। इतना घुमा फिरा कर बोलने की क्या जरूरत थी। वैसे भी चला ही जाता। इतना कहकर शांत हो जाता है आर्यन थोड़ी गुस्से भरी लहजे में, तुम्हारा हो गया हो तो तुम मीटिंग को अटेंड नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हें अफ्रीका वाले कंपनी में शिफ्ट कर देता है। शायद तुम मेरे साथ रहकर थोड़े परेशान हो गए हो। इतना कहकर शांत हो जाता है और अनीता की तरफ देखा है। दक्ष जो इतनी देर से मजाक के मूड में था, वह सीरियस होकर कहता है, मुझे अफ्रीका वाली कंपनी में नहीं जाना। उसको संभालने के लिए तुम किसी और को भेज देना और मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर उसे कमरे से बाहर आ जाता है और मन ही मन कहता है, अफ्रीका उन जंगलों में कौन जाएगा। इतना कहकर वह उसे होटल को छोड़कर चला जाता है। होटल के कमरे के अंदर आर्यन अनिका की तरफ देख रहा था। उसके चारों
तरफ का और ठंडा था और शांति से छाई हुई थी और उसकी झील जैसी कई गहरी आंखें अनिका को देखे जा रही थी। उसे कमरे की शांति आर्यन के दिमाग में चल रहे ख्यालों को परेशान कर रही थी। वह एक तकनीक को देखे जा रहा था। उसे कमरे की शांति को तोड़ते हुए आर्यन अनिका की तरफ देखकर कहता है, अनिका 5 साल पहले तुम अचानक से मेरी जिंदगी में आई और मेरा फायदा उठाकर चली गई। इतना कहकर मुस्कुराने लगता है। उसकी मुस्कान किसी डरावने शैतान की तरह थी। उसकी मुस्कान में एक जंग जीतने वाली खुशी थी। फिर थोड़ी देर रुकने के बाद कहता है, तुम्हें क्या लगा था मैं इतनी आसानी से तुम्हें अपनी जिंदगी से जाने दूंगा? तुमने सोच भी कैसे लिया? इतना कहकर उसके चेहरे पर आ रहे बालों को अनिका के कान के पीछे करता है और कहता है, हमारी स्वीटहार्ट, तुम्हें क्या लगा था तुम आर्यन मल्होत्रा को बेवकूफ बना दोगे? इतना कहकर चेहरे को बड़ी ही बारीकी के साथ देखा है। उसका ध्यान उसके होठों पर जाता है और मुस्कुराने लगता है और थोड़ी देर बाद कहता है, यूरोप में मैं पूरे 5 साल लगा दिए तुम्हें ढूंढने में, मगर तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं चला। तुम मेरी जिंदगी में एक तूफान की तरह आई और एक तूफान की तरह चली गई। तुमने ये सोच भी कैसे ली कि तुम मुझे बच सकती हो, और मुझे आज मिली भी तो उसी हालत में जिस हालत में तुम मुझे 5 साल पहले मिली थी। इतना कहकर आर्यन अपना सिर नीचे झुकता है और अनिका के होठों को बड़ी शिद्दत के साथ चूम लेता है। उसे अनिका के होठ बड़े मुलायम लग रहे थे, मानो वह किसी सॉफ्ट आइसक्रीम को खा रहा हो। बिल्कुल 5 साल पहले जैसे। उसके होठों को चुनने के बाद आर्यन के चेहरे पर एक चमक सी आ जाती है और वह अनिका की तरफ देख कर 5 साल पहले की वह रात याद है जब तुमने मेरा फायदा उठाया था और तुमने मुझे अपना दीवाना बना दिया था, और 5 साल पुरानी बातों को याद करने लगता है। 5 साल पहले रॉयल होटल, रात का समय था। रॉयल होटल के अंदर जातियों हो रहा था। इस जश्न में एक लड़की जातियों की माहौल से बाहर निकाल कर खुली हवा के लिए कॉरिडोर में आती है। तभी उसके पीछे कुछ आदमी उसका पीछा करने लगते हैं। ये देखकर वह लड़की डर जाती है और वह तेज कदमों के साथ चलने लगती है। वह लड़की और कोई नहीं अनिका थी। अनिका होटल के कॉरिडोर में भाग रही थी। उसका कौन गोल्डन और गुलाबी रंग का कॉम्बिनेशन से बनाया गया था। उसके रेशमी काले बाल हवा में उड़ रहे थे, जिससे कि उसका वह छोटा सा चेहरा थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। वह बिल्कुल चांद की तरह लग रही थी। वह देखने में किसी फरिश्ते जैसी लग रही थी। वह किसी से बचकर भाग रही थी। वह बस किसी तरह से अपने आप को उन गुंडों से बचाने चाहती थी। उसके पीछे करीब 4 या 5 घटिया से दिखने वाले गुंडे लगे हुए थे, तो उसका पीछा कर रहे थे। पर क्यों वह गुंडे उसका पीछा कर रही थी? अनिका उनसे बचकर भाग रही थी। उनके बचकर भागते हुए चिल्लाते हुए, मुझे छोड़ दो, तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मुझे जाने दो। अनिका अपनी जान बचाकर लिफ्ट के सामने आकर रुकती है कि तभी अचानक से उसके सामने लिफ्ट का दरवाजा अचानक खुलता है। लिफ्ट के अंदर के खड़े लोगों का एक झुंड उसमें से बाहर निकाला और उन्होंने एक आदमी को चारों तरफ से घेर लिया, जिस आदमी को उसे भीड़ के अंदर बॉडीगार्ड लेकर जा रहे थे। वो बहुत ही गहरी सोच में था। उसने अपने सूट के सामने की पॉकेट में हल्के लाल रंग का रुमाल रखा हुआ था और वह दिखने में बहुत ही सुंदर था। उसके नैन नक्श काफी दिखे थे, जैसे किसी कलाकार ने अपनी कला को बेहतरीन ढंग से प्रदर्शन किया हो, जिससे कि उसके चेहरे पर दुख साफ झलक रहा था, मानो वो किसी गहरी ख्यालों में हो। बिल्कुल एक बादशाह की तरह, पहुंच से दूर, जिन्हें हम देख तो सकते हैं मगर छू नहीं सकते। उसकी आभा ही कमाल की थी। अनिका अपनी जान बचाकर उसे लिफ्ट के अंदर जाने लगती है। भाग 3। अनिका लिफ्ट के अंदर आ जाती है और एक गहरी सांस
लेती है और कहती है, अच्छा हुआ बच गई। इतना कहकर वह जैसे ही बाहर देखी है कि गुंडे उसके पास आ रहे हैं, ये देख थोड़ा डर जाती है और सामने खड़े इंसान को गले लगाकर कहती है, प्लीज मेरी मदद करें, ये गुंडे मेरे पीछे पड़ गए हैं, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। तभी अनिका के कानों में एक गहरी और एक जादुई आवाज आती है जो बहुत ही आकर्षक थी। उसे आदमी ने अनिका से बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। अनिका ये बात सुनकर कुछ देर के लिए सुन रहे जाती है और उसे आदमी की तरफ अपनी आंखें उठाए और उसे आदमी को बहुत ही सिकुड़ी हुई आंखों के साथ देखा। जैसे ही अनिका की आंखें उसे आदमी की आंखों से मिली, जिसकी नजर इतनी गहरी और ठंडी थी कि उसे आदमी की एक नजर ही किसी को अंदर तक हिला देने के लिए काफी थी। अनिका अपने ख्यालों में, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए मैं तुम्हें मदद क्यों करूं। बेशक वह आदमी उसे नहीं जानता था तो वह उसकी मदद क्यों करे, इसलिए वह तुम्हें नहीं बचा सकता है। ये कोई बात नहीं हुई, लेकिन उसे आदमी ने बिल्कुल सही कहा था, इतना सही था कि कोई भी उसके खिलाफ बहस नहीं कर सकता था। अनिका को ऐसे लगा मानव वह एक बाल्टी ठंडे पानी में भिगो दी गई हो। वह वास्तव में एक ऐसे आदमी से मिली थी जो उसे उन गुंडों से बचना नहीं चाहता, जबकि बेशक उसके पास इसकी काबिलियत थी। अनिका ने अपने मन में सोचा, अब मैं क्या करूं, मुझे कैसे भी करके उन गुंडों को अपने आप से दूर करना है, यह मेरा पीछा काफी समय से कर रहे हैं। अनिका के पास और कोई विकल्प नहीं था तो वह जल्दी से अपने पंजों के बाल परी ऊंची हुई और उसे आदमी के होठों पर हल्का सा सौंग लिया। उसे आदमी के पीछे झुंड में मौजूद लोगों ने इस दृश्य को अपनी आंखों से देखा। उन्होंने सदमे में आकर जोर से एक आह भरी। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि उनके बिग बॉस को इस तरह से एक लड़की द्वारा चुना जाएगा। क्या उसे लड़की को ये पता भी था कि वह अभी किसको चूम रही है? शायद वह लड़की हमारे बिग बॉस को नहीं जानती है। हमारे बिग बॉस यूरोप के सबसे बड़े बिजनेसमैन है आर्यन मल्होत्रा। इसने मल्होत्रा कॉरपोरेशन का नाम नहीं सुना है, तभी इसकी इतनी हिम्मत हुई है। आर्यन मल्होत्रा को होठों पर एक लड़की द्वारा चूम लिया जाता है और वह अपने मन में कहता है, इसको होठ में केवल नाम थे और मुलायम थे, पर उनमें से एक बहुत अच्छी सुगंध भी आ रही थी। शायद ज्यादा ड्रिंक कर लेने के कारण वह लड़की छोटी थी, वह अपनी पंजों के बाल खड़ी थी, वह काफी सुंदर थी। उसकी सुंदर और काली आंखें अब धुंधली और स्थिर होने लगी थी, यहाँ तक कि उसका छोटा सा चेहरा जो पहले उज्जवल था अब उसे पर ड्रीम का असर दिखने लगा था। अनिका ने अपने होठों को उसके साथ जोर से दबाया और आर्यन को आंख मारे, मिस्टर, यह हमारा मौका है एक दूसरे को जानने का। हम जब मैं आपके फोटोज को चूम लिया तो यू आर माय, अब तो आप मेरी मदद कर सकते हैं। यू आर माय। आर्यन मल्होत्रा ने ये सुनकर अपने मुंह को सी कोड लिया, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं थी जो कि उसके पीछे पड़ी थी, पर यह पहली बार था जो उसके साथ पहली बार हुआ था जब किसी ने ये हरकत की होगी। वह सिर्फ उसका है। ये सुनकर वो उसे लड़की को देखने लगा। वह लड़की जवान थी, उसका चेहरा चांद जैसा गोल और उसके थोड़ी पर तिल था, पर अनजाने में ही सही, मगर उसका चेहरा शर्म आने के कारण लाल हो रखा था। उसकी उम्र केवल 18 साल की थी। आर्यन मल्होत्रा ने उसे देखा, फिर उसे अपनी बाहों में भर लिया, क्योंकि तब तक गुंडे अनिका के पास पहुंच चुके थे। अचानक से अनिका को किसी अनजान इंसान के द्वारा अपनी बाहों में भर लेने के कारण अनिका मन में करती है, यह आदमी कितना घमंडी है, मतलबी इंसान। मुझे ऐसे लोगों से नफरत है, बहुत नफरत ऐसे लोगों से। तभी अनिका की आंखें पीछे खड़े उन गुंडों की तरफ जाती है तो वह अपने चेहरा उसे आदमी के सीने में छुपा लेती है, मानो एक खरगोश अपने बिल में जाकर छुप गया हो। तभी उन
गुंडों में से एक आदमी चिल्लाकर उसे छोड़ दो, हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि उन गुरों उसे आदमी को देख लिया था जिसने अनिका को अपनी बाहों में भरा था। गुंडे वही जाम कर रह गए और वह जानते थे कि उनके सामने कौन खड़ा है। वह हमेशा न्यूज़पेपर और न्यूज़ में, किताबों में दिखता है। वह यूरोप की अर्थव्यवस्था की जान था और उन्होंने उसे आदमी को मीडिया में देखा था। आर्यन मल्होत्रा। अनिका अपनी जान बचाने के लिए उसे आदमी से किसी ऑक्टोपस की तरह लिपटी हुई थी और उसने धीरे से कहा, मिस्टर, क्या आप मुझे यहाँ से बाहर ले जा सकते हैं? मैं आपको धीरे धीरे सब समझाऊंगी। आर्य ने उसे उठाया और प्रेसिडेंशियल स्वीट की ओर बढ़ गया। अनिका ने जब देखा उसकी जान बच गई है तो वो उसे आदमी की गोद से उतर जाती है और आर्यन की तरफ देखकर शुक्रिया रहती है और वहां से जाने लगती है। तभी उसे ठंडी और सख्त आवाज आती है और वह अपनी जगह पर रुक जाती है, मानो कोई शिकारी अपने शिकार के ऊपर नजर रख रहा हो और उसे उसका शिकार मिल गया हो। अनिका अपने आप से मन में रहती है, ये क्या हो गया? जान बचाने के चक्कर में मैंने बोल दिया। और वह पीछे पलट कर देती है। आर्यन देखा है कि वह लड़की उसकी गोद से उतर कर जाने वाली है, तभी धीरे से कहता है, तुमने जो कहा था मैं तुम्हारा हूँ। इतना कहकर शांत हो जाता है। भाग 4। अनिका पीछे मुड़कर उसे आदमी की तरफ देखती है। वह अपने मन में अपने आप से कहती है, वो गुंडे तो चले गए मगर मेरी हालत वही हो गई। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, बीच में मैं खड़ी हूँ। इतना सोचकर वह उसे आदमी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, मिस्टर, मेरे कहने का मतलब यह है आप मेरे हैं मगर मैं आपकी नहीं हूँ, और आपने ही तो मुझे कहा था कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? तो मैंने इसलिए आपको कहा कि आप मेरे हो, इसलिए आपको मेरी मदद करनी चाहिए। आपको ये सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। अनिका के खाने के बाद उसे रूम में पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है कि उन दोनों की सांस को अच्छी तरह से सुना जा सकता हूँ। इस सन्नाटा इस कदर छाया हुआ था कि सुई के गिरने तक की आवाज साफ सुनाई दे। उसे नाटक को तोड़ते हुए ठंडी और शब्द आवाज आई, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम मेरा इस्तेमाल कर रही हो? और धीरे स्वर में, खत, तुम्हें पता है तुम अभी किसके सामने खड़ी हो? अनिका उसे आदमी को सर से लेकर पांव तक देखकर, लेकिन आपको पता है आप किसके सामने खड़े हैं? आर्यन अनीता को इस तरह विभाग होकर और उसके क्वेश्चन के पूछने पर, उसी से क्वेश्चन करने पर वो इम्प्रेस हो जाता है। उसे अनिका वाक्य की तरह नहीं बल्कि अलग लगी, क्योंकि आज तक आर्यन से किसी ने भी सवाल करने की गलती नहीं की थी सिवाय एक के, मगर वह यहाँ नहीं है। ना जाने क्यों अनिका को यूं बोलना देख आर्यन को उसकी याद आ गई थी। कुछ सोचकर आर्यन धीरे से कहता है, आर्यन मल्होत्रा का नाम सुना है? अनिका आर्यन का नाम सुनकर एक पल को शांत हो जाती है, मगर वह अपने आप से कहती है, यह मेरा आर्यन नहीं है। इस नाम को सुनकर वह थोड़ा उदास हो जाती है और अपने सर उठाकर उसे आदमी की तरफ देखकर कहती है, आप जो भी है मिस्टर, आपको नहीं लगता कि आपने मेरी बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया? आर्यन अनिका की तरफ लंबे लंबे कदमों के साथ उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं सीरियसली ले लिया है। अनिका आर्यन मल्होत्रा को यूं अचानक अपने सामने देखकर अनिका चौंक जाती है और उसके माथे पर पसीने आना लगता है और वह थोड़ी डर जाती है। फिर सोचकर वह मुस्कुराते हुए आर्यन से कहती है, ठीक है तो आगे। इतना कहकर शांत हो जाती है और अपने चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान लाकर कहती है, पहले आपको मेरे साथ एक गेम खेलना होगा। अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी और मुझे ढूंढना होगा इसी कमरे में। इतना कहती है कि तभी उसे एक हल्की सी आवाज आती है, ठीक है। ये सुनकर अनिका मुस्कुराने लगती है। उसके चेहरे पर वह मुस्कान किसी जंग जीतने वाली मुस्कान की तरह थी और उसकी आंखों पर जैसे ही पट्टी बांधने के लिए उसकी आंखों में देखती है तो उसे उसके आर्यन की याद आ जाती है और वह आर्यन की आंखों में कुछ देर देखकर खो जाती है और फिर धीरे से कहती है, तुम मेरे आगे नहीं हो। ये शब्द
अनिका ने इतनी धीरे कहा था कि आर्यन को भी सुनाई नहीं दिया। अनिका उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे दूर होकर कहती है, आर्यन मल्होत्रा मुझे ढूंढो। इतना कहकर वह उससे दूर जाने लगती है और वह अपने पर्स से पेन रिकॉर्डिंग निकलती है और वहां रख देती है और उसे चालू करके धीरे धीरे उसे कमरे से बाहर चली जाती है। पेट रिकॉर्डर में सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी, आर्यन मल्होत्रा मुझे ढूंढो। आर्यन इस खेल को खेलने में काफी इंटरेस्ट ले रहा था, मगर उसे कुछ शक हुआ क्योंकि एक ही आवाज बार बार आ रही थी। वह जैसे ही उसने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो उसने देखा कि कमरे में कोई भी नहीं है। ये देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और कहता है, तुम वाक्य से अलग हो। इतना कहकर अपने जेब से फोन निकलता है और फोन करके किसी को इस होटल की सीसीटीवी फुटेज लाने के लिए बोलता है। थोड़ी देर में उसे कमरे में सीसीटीवी फुटेज लेकर उसे होटल का आदमी आता है। उसके कपड़ों से देखकर लग रहा था कि वह उसे होटल का मैनेजर है। मैनेजर आर्यन के पास आकर कहता है, ये लीजिए सर, यह आज की पार्टी और इस होटल की में गेट की सीसीटीवी फुटेज है। आर्यन उसे वह सीसीटीवी फुटेज ले लेता है और वहां से जाने के लिए कहता है। मैनेजर के कमरे से चले जाने के बाद वह उसे सीसीटीवी फुटेज को देखा है। उसमें देखा है कि अनिका के पीछे पार्टी से पहले ही गुंडे पड़े थे और वो उन गुंडों से बचकर इस पार्टी में आई थी और पार्टी को छोड़कर जब वह कॉरिडोर में आई तब वापस से उन गुंडों ने अनिका का पीछा करना शुरू कर दिया। ये देखकर वह कुछ सोचता है और फिर अपने मोबाइल से किसी को फोन करता है और कहता है, मैंने तुम्हें एक लड़की की फोटो भेजी है, मुझे उसकी पूरी डिटेल चाहिए और वह अभी कहाँ रह रही है, मुझे ये भी पता चाहिए। इतना कहकर फोन कट कर देता है। आर्यन अनीता की तस्वीर देखकर कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, यही कहा ना तुमने। इतना कहकर एक डरावनी सी स्माइल देता है उसे। कमरे में अनिका के होने पर एक अलग सी खुशबू थी, मगर उसके चले जाने के बाद उसे रूम में अलग सा ठंडा और डरावना हो रहा है। फ्लैशबैक एंड। इन्हीं सब ख्यालों से आर्यन अनिका की तरफ देखा है। वह देखता है कि अनिका कैसे बच्चों की तरह सोई हुई है। उसे लेकर न जाने क्यों एक अलग सा एहसास हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह अनिका को थोड़ा परेशान करें, मगर क्यों यह वह नहीं जानता था। इन्हीं सब ख्यालों में वह देखता है कि आने का नसीब में किसी का नाम और बढ़ाई जा रही थी और जब वह उसे नाम को सुनने की कोशिश करता है तो अनेक शांत हो जाती है, लेकिन उसने आखिर के शब्द सुन लिए थे, आई लव यू। ये सुन उसे अनिका पर गुस्सा आ जाता है। आर्यन अनिका की तरफ देखकर कहता है, अनिका 5 साल लगा दिए मैंने तुम्हें ढूंढने में, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपनी जिंदगी से जाने दूंगा। कल सुबह तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है और कल सुबह तुम सिर्फ मेरी हो जाओगी। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगता है। उसके चेहरे की स्माइल बता रही थी कि मानव अनिका की जिंदगी में कोई नया तूफान आने वाला हो जिससे अनिका की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। आर्यन के दिमाग में क्या चल रहा था। भाग 5। अगली सुबह अनिका की आंखें मोबाइल फोन के बजाने के साथ खुलता है। अनीता अपनी आंखें खोलकर अपने मोबाइल को ढूंढती है। उसे मोबाइल मिल भी जाता है। जब अनिका फोन उठाती है तो फोन के दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आती है और कहता है, सर आपकी आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो आपको सुबह 9 बजे तक तैयार रहना है, उसके बाद आपकी मीटिंग 11 बजे है। एक एक करके पूरे दिन का शेड्यूल बता देता है। अनिका उसे मोबाइल को ध्यान से देखते हैं और कहती है, आपने गलत नंबर डायल किया है। मैं अनिका बोल रही हूँ, आप कौन। फोन की दूसरी तरफ से वह आदमी रुक जाता है जब वह सुनता है कि एक लड़की की आवाज आ रही है। वह यह आवाज सुनकर आश्चर्यचकित रह जाता है और अपने मन में कहता है, हमारे बिग बॉस के मोबाइल से एक लड़की की आवाज आ रही है, क्यों। अनिका
शायद आपने गलत नंबर डायल कर लिया है। वह आदमी, सॉरी, मैं शायद मुझे ही कोई गलती हुई होगी, इतना कहकर फोन कट कर देता है। अनिका मोबाइल साइड में रखती है, तभी उसकी नजर एक और मोबाइल पर जाती है। वह टेबल से मोबाइल उठा लेती है और वह देखी है कि दोनों मोबाइल एक जैसे हैं। ये देखकर अनिका आश्चर्यचकित रह जाती है और कहती है, मेरे पास तो एक ही मोबाइल था, दूसरा किसका है? इतना कहकर वो उसे कमरे को ध्यान से देखती है तो वह देखी है कि वो उसका कमरा नहीं है। ये देखकर वह घबरा जाती है और अपनी आप से कहती है, अब कौन सा नया सपा हो गया? इतना कहकर वो उसे रूम को पूरी तरह से देखती है, तभी उसकी नजर उसके पास में लेते हुए एक इंसान पर जाती है। वो उसे इंसान को देखकर घबरा जाती है, चिल्लाने लगती है। तभी उसे आदमी की नींद खुलती है। उसे आदमी की आंखों में नींद अभी भी भरी हुई थी। वह आदमी अपने सामने अनिका का चेहरा देखकर मुस्कुराता है और कहता है, गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट। ये सुनकर अनिका को गुस्सा आता है और कहती है, कौन स्वीटहार्ट और किसकी स्वीटहार्ट, और आप इस कमरे में क्या कर रहे हैं? फिर वह अपनी हालत देती है। तब वह एक लंबी गहरी सांस लेती है और कहती है, मेरी हालत तो ठीक है। अपने हाथ को ढंग से देती है, मतलब मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। ये तसल्ली कर लेने के बाद वह उसे आदमी को गुस्से भरी नजरों से देखती है और कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई और आप है कौन? तभी आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं मल्होत्रा कॉरपोरेशन का सीईओ हूँ और उससे पहले मैं आपका हस्बैंड हूँ और आप मेरी वाइफ हो। और वो इतना कहकर अपनी जगह से बैठकर अंगड़ाई लेता है। अनीता पहले तो उसे एक तक देखी जाती है कि वो कितना ज्यादा सुंदर है। उसकी मुस्कुराने का अंदाज अनिका को बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी मुस्कान किसी बादशाह की तरह थी, एकदम शांत और दमदार। अनिका के मुंह से लगभग एक आहें निकाली ही गई थी कि यह इंसान कितना सुंदर है, मगर जब उसने उसे आदमी के मुंह से यह सुना कि वो मेरा पति है, यानी उसका खुद का, ये सुनकर वह एकदम से शौक रह जाती है। वो उसे आदमी की तरफ कंफ्यूजन बड़े लेते के साथ देखकर कहती है, अनिका मिस्टर, शायद आपको कोई गलतफहमी होगी, मैं कोई आपकी पत्नी नहीं हूँ और अभी तो मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं आपकी पत्नी हूँ? आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें प्रूफ चाहिए? इतना कहकर अनिका के पास जाता है। अनिका थोड़ा घबरा जाती है। आर्यन मुस्कुराते हुए अनिका के थोड़ा और पास जाता है और उसके पास आकर अपना मोबाइल टेबल से ले लेता है। अनिका, जो बहुत बुरी तरह से डर गई थी जब उसने देखा कि आर्यन ने अपना मोबाइल लिया है, तब वह एक गहरी सांस लेती है और अनिका अपने मन में रहती है, तो अच्छा, यह मोबाइल इसका है। आर्यन किसी को फोन करता है। फोन काट देने के बाद वापस से वह मोबाइल साइड में रख देता है। अनिका की तरफ देखकर कहता है, प्रूफ अभी थोड़ी देर में चल कर आ जाएगा, लेकिन पहले तुम्हें मुझे ये बताओ, 5 साल पहले तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। तुमने कहा था तुमसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहती होंगर। तुम यूरोप से मुझे छोड़कर कैसे आ सकती हो? मैं तुम्हें कितना ढूंढने की कोशिश की, मगर तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था। ऐसा वो कंफ्यूज भरे लहजे के साथ पूछता है। अनिका एक पल तो आर्यन को सुनती ही रह जाती है, मगर जब उसे 5 साल पहले की बात सुनी तो वह थोड़ा घबरा जाती है और धीरे से कहती है, तुम मुझे 5 साल पहले से जानते हो, पर कैसे? कंफ्यूजन भरे लोग के साथ देखी है। आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है, 5 साल पहले ही तो हमारी शादी हुई थी, जब तुम 18 साल की थी। तुम बोल कैसे सकती हो हमारे शादी का वह दिन? और तुमने कहा था मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। इतना कहकर शांत हो जाता है। अनिका, 5 साल पहले तो
वो कहती है मुझे कुछ याद नहीं और मैं आपकी कोई वाइफ नहीं हूँ। इतना कहकर अपनी जगह से खड़ी हो जाती है, तभी उसे कमरे का दरवाजा खुलता है और एक लंबा सा आदमी मुस्कुराते हुए अनिका के पास आता है और कहता है गुड मॉर्निंग और नमस्ते भाभी, मैं आपके पति का दोस्त दक्ष सिंह, आप मुझे दक्ष भी कह सकती है। इतना कहकर आर्यन के पास चला जाता है और कहता है आर्यन, ये रहे वो डॉक्यूमेंट्स जो तुम्हें चाहिए थे, यानी तुम्हारी मैरिज सर्टिफिकेट। इतना कहकर दक्ष वो सर्टिफिकेट आर्यन को पकड़ा देता है और मुस्कराने लगता है। उसे आदमी के मुंह से मैरिज सर्टिफिकेट का नाम सुनकर अनिका घबरा जाती है और कहती है 5 साल पहले मेरी शादी हुई थी, पर कब और मुझे इतने सालों से क्यों नहीं पता था। और इन्हीं सब ख्यालों में रहती है कि तभी उसका मोबाइल बजता है। आखिर क्या हुआ था 5 साल पहले? क्या सच में अनिका की और आर्यन की शादी 5 साल पहले हो गई थी, या आर्यन की इसमें कोई चाल थी? जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए एफएम लव स्टोरी।